हे गाइस, माय नेम इज जेवी सिंह। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि अगर आपको एसएससी सीजीएल टीयर 2 की तैयारी करनी है तो मार्क्स कितने चाहिए, ये सब लिखा हुआ है। और कौन से मॉक्स अटैम्प्ट करने हैं, कितने मॉक अटैम्प्ट करने हैं और किस हिसाब से हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाने हैं, कौन से टॉपिक्स को पहले करना चाहिए, तरह तरह के सवाल हैं जो सारे के सारे आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए बिना डिले किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली क्वेरी आपकी आती है कि मार्क्स कितने चाहिए होते हैं। अच्छा, उससे भी पहली क्वेरी ये आती है कि मैं बिल्कुल कट ऑफ के ऊपर हूँ टीयर 1 के अंदर, तो क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ऑफ कोर्स हाँ, आपको तैयारी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हो सकता है कि आपने बहुत सारे लूप होल्स, बहुत सारे पिट्स आपने छोड़े हों अपनी प्रिपरेशन के अंदर, तो वो मेंस की प्रिपरेशन के अंदर कवर हो जाते हैं, क्योंकि हमें एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करने का मौका मिलता है वहाँ पे, और बहुत सारा दिमाग खोलने के तरीके हमें पता लगते हैं कि हमारा दिमाग खुलता है, बेसिकली डेवलप होता है। तो वो ऑब्वियस सी बात है कि आपको टीयर 1 में बहुत हेल्प करेगा नेक्स्ट टाइम के लिए। हो सकता है इस टाइम के लिए आपका कुछ ना बने, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, नहीं तो आप टीयर 2 में अगली बार रह जाओगे, आप टीयर 1 की तैयारी में लगे रहोगे। तो इसीलिए आपको समझा रहा हूँ कि टीयर 2 की तैयारी जरूर कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे को टीयर 1 की तैयारी करनी है। टीयर 2 और टीयर 1 में कोई फर्क नहीं है, दोनों के अंदर जम्बल्ड क्वेश्चन आते हैं। कई बार टीयर 1 में मुश्किल आ जाते हैं, कई बार टीयर 2 में आ जाते हैं। दैट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मार्क्स रिक्वायर्ड की अगर हम बात करें तो आपको मैं बताऊं तो रो स्कोर की मैं बात करता हूं। रो स्कोर की मैं बात कर रहा हूं। अगर किसी को बंदे को टीए तक बनना है तो 530 के आसपास के नंबर रो स्कोर के अंदर अभी तक जितने भी एग्जाम्स, जितने भी सालों के हुए हैं, लगभग लगभग मैं अंदाजा से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कोई प्रिसाइज नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये कट ऑफ जो होती हैं ये बहुत अनलिमिटेड फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, हमें नहीं पता है वो, है ना। तो टीए के लिए 530, और कोई इंस्पेक्टर अगर बनना चाहता है, इंस्पेक्टर बनना चाहता है तो 560 या 65 के आसपास नंबर। ये अप्रोक्स मैंने बताया है आपको। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर नॉर्मलाइज्ड बता दो। यार नॉर्मलाइज्ड इसलिए नहीं बताया जा सकता है क्योंकि अभी तक एक भी एग्जाम का फाइनल रिजल्ट नहीं है जब से नॉर्मलाइजेशन हुई है। तो कैसे पता लगेगा कि कितने नॉर्मलाइज स्कोर आपके आए कि आप इंस्पेक्टर बन जाएं, टीए बन जाएं? नहीं पता लगेगा। ठीक है, तो ये जो है ये रो स्कोर अप्रोक्सीमेट सा है। अब कुछ लोग क्या है कि ये सोच सकते हैं कि जैसे टीयर 1 में मान लो कि 30-40 नंबर टीयर 1 में बढ़ रहे हैं, फिर ऐसे ही मेंस के अंदर आप देखें कि मैथ्स के अंदर मान लो किसी के 30-40 बढ़ गए या 30 बढ़ गए, ऐसे ही इंग्लिश के अंदर 30 बढ़ गए, तो आप देखें कि 3 3 जा 90, लगभग मैं बोलूँ तो 90 नंबर बन गया। फिर उस हिसाब से तो तुम इसमें 90 पुट करोगे तो खुद देखोगे कितना हाई चला जाएगा। और ये कितने में से बता रहा हूँ मैं? 700 में से बता रहा हूँ। आपका टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 तीनों को मिला के आप देखिए कि कितना हो गया आपका। टीयर 1 के अंदर आपका 200 नंबर, टीयर 2 के अंदर मैथ्स और इंग्लिश मिला के 400 नंबर, 600 हो गया, और 100 नंबर आपके डिस्क्रिप्टिव के। 700 में से ये स्कोर है आउट ऑफ 700। रो स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ 700। ठीक है भाई, तो ये एक डिसेंट स्कोर होता है कि जो आपका आना ही चाहिए। और अगर कोई बच्चा ड्रॉ स्कोर इतना लेके आ रहा है ना, और वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसे अपना होम टाउन मिलेगा, तो बहुत बड़ी मूर्खता वाली बात है। नहीं मिलता इसमें होम टाउन। ठीक है भाई, बहुत हाई स्कोर चाहिए। आप ये मान लीजिए कि जिसको होम टाउन मिलता है वो तो भाई टॉपर्स की लिस्ट में आना जरूरी है उसके लिए। ऐसा आप सोचें कि बिल्कुल एंडिंग वाले में आएंगे, तो एंडिंग वाली लिस्ट में बिल्कुल एंड में नाम आ रहा है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि होम टाउन मिल जाए। ठीक है भाई, होम टाउन पोस्टिंग के भी बाकी और भी उसमें कई फैक्टर है। मान लो कि आपके सिटी में है ही नहीं, वो जॉब की प्रोफाइल उस वक्त फिल्ड है ऑलरेडी सारी की सारी वैकेंसी, तो फिर तो आपको चाहे आप रैंक 1 ले आओ तब भी नहीं मिल सकती है। ठीक है भाई, तो वो भी अलग अलग फैक्टर्स हैं, उसके अंदर अभी हम एंटर नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, नॉर्मलाइज्ड का नहीं बताया जा सकता है, वो तो जब अब एग्जाम के अंदर ही पता लगे। क्योंकि जैसे हमने टीयर 1 2 3 का 30-30-30 मान लिए, लेकिन रियलिटी ये है कि हर बच्चे के 30-30-30 नहीं बढ़ते हैं। अगर किसी के टीयर 1 में 30 बढ़े तो जरूरी तो नहीं है ना कि उसके टीयर 2 में भी हर सेक्शन में 30 और 30 ही बढ़ रहे हैं। तो वो नहीं पता है इसीलिए उस चीज़ का। ओके, लेकिन ये परफेक्ट बात है कि इससे तो ऊपर जाएगी ही जाएगी, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड में ऑलरेडी ज़्यादा बढ़ रहे हैं नंबर। और सेकेंड बात हम करते हैं मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट के अंदर देखिए, मेरे को पर्सनली जो टीयर 1 के लिए ठीक लगते थे वो ग्रेड अप लगता था, एसएससी ट्यूब हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया। अब टीयर 2 के अंदर क्या है ना कि आप इनमें तीनों में से भी कोई एक ले लीजिएगा। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक ले लेना। वो हो गया थोड़ा सा एवरेज मॉक्स हो गए। हालांकि टेक्स्ट बुक का आजकल थोड़ा सा लेवल हाई हो गया है ना। तो अपने को एक एवरेज मॉक जरूर चाहिए। या तो आप मेरे हिसाब से ले लेना ग्रेड अप या एसएससी ट्यूब।
मतलब कोई एक ऐसा मॉक आपके हाथ में होना चाहिए कि जो एवरेज मॉक हो, जिसके अंदर फालतू के एक्सट्रीमिटीज ना डाली गई हो, ठीक है। तो इनमें से कोई एक लेके, ये तो हो गया आपका एवरेज मॉक जो कि आपको एक एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी बता पाएगा। और एक हो जाएगा टफ मॉक, जिसमें आप केडी, पैरामाउंट या जिसको टॉप रैंकर भी शायद आजकल वही सेम ही हो गया मेरे ख्याल से, है ना। तो इन तीनों में से किसी एक का ले लेना। इनके अंदर क्या है कि गलतियां होती हैं, है ना। केडी पैरामाउंट के अंदर तो बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जिससे कि आप प्रिपेयर हो जाते हैं एग्जाम के अंदर कि हाँ मेरे को ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और उस हिसाब से आप अपनी मॉक की स्ट्रेटजी बनानी शुरू कर देते हैं। आपका माइंडसेट वैसा हो जाता है। तो उन मॉक्स को हम ले रहे हैं सिर्फ अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, ना कि डीमोटिवेट होने के लिए, ठीक है भाई। तो इसीलिए आप उन मॉक्स से कभी भी डिमोटिवेशन मत लेना, क्योंकि हमें पता है कि वो हम किस पर्पस से सोल्व कर रहे हैं। हम कर रहे हैं वो अच्छे क्वेश्चन से, अपने माइंडसेट को उस तरह का बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए उसको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है भाई। और मॉक देते हुए भी आप देखिए कि आपकी कंटेंट में तो नहीं कहीं कोई दिक्कत है। अगर कंटेंट आपका पूरा आपको आता है तो यहाँ कहीं एक्यूरेसी में होगी, सिली मिस्टेक्स तुम करते हो ना, और या फिर आपकी स्पीड में दिक्कत होगी, इन तीन चीज़ों में ही दिक्कत हो सकती है। तो वो आप एनालाइज कीजिए अच्छे से उन मॉक्स को, और देखिए कि कहाँ दिक्कत है, वहाँ पे वर्क करो अपना, सिंपल सी बात है। और कंटेंट तो सारे का सारा मेंस लेवल तक का मैंने करवा ही दिया है, और भी अभी चल रहा है, पूरे का पूरा बैच चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए उस लिंक पे और देखिए कि वहाँ पे आपको आपके काम के कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको लगता है कि आपके पक्के नहीं है, आप जाके देखो और उनको करो। फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है आप लोगों को, ठीक है जी। अब इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि हमें मॉक कौन से अटैम्प्ट करने चाहिए, हमें मिसलेनियस मॉक अटैम्प्ट करने चाहिए या प्रीवियस ईयर वाले। प्रीवियस ईयर वाले देखिए आखिरी के 2 या 3 साल के जो पेपर हैं उनको तो बिल्कुल टच मत करना। वो मैंने जो पर्सनली देखिए अपने टाइम में किया था, अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को करते हैं, ठीक है। मैंने भी यही किया था कि लास्ट 2 या 3 साल के जो मॉक टेस्ट होते हैं उनको मैं हमेशा क्या करता था, एंडिंग के लिए संभाल के रख लेता था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे ये होता था कि मुझे बिल्कुल ना एसएससी के टू द पॉइंट पैटर्न पे चलना है, और मैं उनको उस हिसाब से ही देता था जैसे कि एसएससी सच में मैं दे रहा हूँ, है ना। तो वो बिल्कुल वही चीज़ है, उस टाइम पे आपको बेटर एनालिसिस देता है वो चीज़, है ना। तो अगर आप पहली कर लोगे तो फिर उस टाइम पे आपके पास कोई बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न वाला मॉक टेस्ट बचेगा नहीं, ठीक है जी। और रही बात नई चीज़ों की कि उसमें कोई नई चीज़ें हैं, तो वो सब तो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, उसकी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं कि उन मॉक्स में मतलब उन पेपर्स में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मुझे नहीं आती हैं। हाँ हो सकता है आपको नहीं आती उसमें से, तो वो कैसे करेंगे, तो वो ऑलरेडी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप किसी अच्छे टीचर पे पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता मुझसे पढ़ रहे हैं किससे पढ़ रहे हैं, तो जिससे भी आप पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि वो टीचर आपको करवा रहा हो, अदरवाइज मैं तो आपको करवा ही रहा हूँ सब कुछ, ठीक है भाई। और इसके अलावा मॉक की अगर बात करें तो अभी फिलहाल के लिए आप दे सकते हैं हफ्ते में एक मॉक टेस्ट, ठीक है। एक इंग्लिश का देना है, एक मैथ्स का देना है, लेकिन लास्ट के एक मंथ में जब आपका आखिरी एक महीना आ गया तो किसी भी कीमत पे आपको डेली मॉक टेस्ट छोड़ना नहीं है। उस टाइम पे आपको क्या करना है, एक दिन में देखिए कई बार क्या होता है ना कि एनालिसिस भी करनी होती है, तो 2 टेस्ट हम नहीं दे पाते इंग्लिश और मैथ्स का। मैं खुद नहीं दे पाता था सच बताऊं तो, क्योंकि मैं मैथ्स को जैसे एनालाइज करता था, फिर मेरे को रिवीजन भी करनी होती थी, देखना भी होता था, सोल्व खुद से करता था मैं उन क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि देख लिया। मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चन मेरे से सोल्व नहीं होते थे मैं उनको खुद बैठ के ट्राई करता था पहले। तो अगर आप खुद ट्राई करोगे तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में 10 मिनट 15 मिनट भी खा जाए, तो उसमें क्या है कि बहुत समय कंज्यूम हो जाता है। तो ऐसे केस में आपको इतना बता दूं कि आप जल्दी मैथ्स का मॉक टेस्ट एनालाइज नहीं कर पाओगे। तो उस केस में मैं क्या करता था, पहले मैथ्स का मॉक टेस्ट दे दिया, साथ के साथ फिर इंग्लिश का दे दिया, और उसके बाद सिर्फ मैथ्स का उस दिन एनालिसिस करता था, इंग्लिश का नहीं करता था। अगले दिन क्या करता था, इंग्लिश का एनालाइज करता था, लेकिन एनालिसिस ऐसे नहीं है कि सुबह की पहले आवर्स जो उसमें एनालिसिस करनी शुरू कर दी, नहीं। जो पिछले दिन मैंने इंग्लिश का पेपर दिया उसको अगले दिन मैं मैथ्स का पेपर देने के बाद एनालाइज करता था, उसके बाद मैथ्स का पेपर एनालिसिस। मतलब मैथ्स आप छोड़ नहीं सकते हैं, इंग्लिश को एक दिन रख के एक दिन कर सकते हैं, या फिर आपका मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपको पूरा यकीन है तो फिर आप इंग्लिश की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। कुछ इस तरह से आप अपने पैटर्न को सेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड के एक मंथ में आपको डेली मॉक देने ही देने हैं, ये मैंने बता दिया कि कैसे देने हैं। और एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, एनालिसिस में खुद से क्वेश्चन को सोल्व करना भी बहुत ज़रूरी है। अगली बात करते हैं हम बुक्स की। तो बुक्स आपको कोई सोल्व नहीं करनी है एक्सेप्ट प्रीवियस ईयर। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर में वो सभी कंटेंट है जो अब तक आया हुआ है। अगर कोई बंदा कहता है कि प्रीवियस ईयर सफिशिएंट नहीं है, तो भाई सफिशिएंट तो फिर जो तुम करवा रहे हो वो भी नहीं है। उसका कारण ये है कि प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पहले वो चीज़ें आई हुई हैं, है ना। और अब आगे क्या आने वाली हैं अगर तुम्हें इतना ही पता है तो फिर तुम्हारे सारे के सारे बच्चे टॉप रैंकर नहीं बन जाएंगे, है ना। फिर तुम्हारे सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। कितने % तुम्हारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं? अगर कोई बंदा बोलता है कि मैं आपको ऐसी चीज़ करवाता हूँ
हूँ जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। ऐसा कोई गारंटी नहीं ले सकता है किसी भी चीज़ के लिए, फिर तो उसके सारे स्टूडेंट सिलेक्ट होने चाहिए और वो खुद भी 10-15 बार सिलेक्ट होना चाहिए उस हिसाब से तो, और वो भी टॉप टॉप पोजीशन पे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बॉटम में जा रहे हैं, है ना। तो ऐसा तो होता नहीं है और उस चीज़ को हम देखते नहीं है, दैट इज़ द हिडन फैक्ट। तो मूर्ख बनाने के लिए पहले कुछ भी बोल दे कोई, तो उस पे आपको नहीं जाना है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है भाई। तो आपको क्या करना है, कोई भी बुक नहीं फॉलो करनी, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर करनी है। उसके अलावा मैंने आपको मॉक्स बताए वो कीजिए, इतना ही नहीं कर पाओगे तुम, मैं बता रहा हूँ। अगर ज़्यादा ही टाइम है तो इसको बार बार करो बुक को, प्रीवियस ईयर को, लेकिन जो मॉक टेस्ट हैं उनको इंपॉर्टेंट है यार, वो उनको बार बार करना। मॉक टेस्ट तो आपको कंटिन्यूटी में लगाने पड़ेंगे, आपके पास सब कुछ हो रखा है, सब कर रखा है, तो फिर मॉक टेस्ट देने शुरू कर दो। कुछ कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप नए नए क्वेश्चन से डील करोगे, अलग से कहीं से कोई क्वेश्चन बैंक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही कोई और किताब करने की जरूरत है, कंफ्यूज हो जाओगे उससे, ठीक है। इतना ही सफिशिएंट रहता है, और जितने भी टॉपर हैं इतना ही करते हैं, उसको बार बार करते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है, ना कि बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट करने की ज़रूरत है आपको। इसके अलावा टाइम टेबल की मैं बात करूँ तो ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है बच्चे की, टाइम टेबल कैसा बनाना चाहिए। कोई बोलता है कि सुबह 5 बजे उठ जाओ, 5:30 तक तुम ब्रश करो और उसके बाद 6 बजे तक कि नहा धो के हैं वो खाना खा के तुम बैठ जाओ और किताब में घुस जाओ तुम। ये सब क्या होता है ना, ये कोई ये कोई टाइम टेबल होता है? मतलब ये कैसा टाइम टेबल है? ऐसे कौन फॉलो कर सकता है? रोबोट तो हो नहीं तुम लोग, है ना। तो ऐसा टाइम टेबल ना तो कभी बनाना, ना ही किसी का सुनने का है, तुरंत उस वीडियो को बंद कर देने का जो ऐसा टाइम टेबल आपको बताता है। टाइम टेबल होना चाहिए टारगेट बेस्ड, कि आज अगर मेरे को मैथ्स का ये चैप्टर रिवाइज करना है पूरा, क्योंकि मेंस के बच्चे तो रिवाइज ही कर रहे होगे, है ना। तो अगर मेरे को आज मैथ्स का ये चैप्टर रिवाइज करना है तो करना है। बड़ा चैप्टर है तो 2 या 3 दिन ले सकता है, तो 2 या 3 दिन का मेरा टारगेट है कि इस चैप्टर को रिवाइज कर डालना है। छोटा चैप्टर है, बिल्कुल ही छोटा चैप्टर है, तो 1 दिन में मेरे को रिवाइज कर डालना है ना। अब किसी ने अगर 800 क्वेश्चन एक चैप्टर के कर रखे हैं, टुच्चे टुच्चे चैप्टरों के भी 800 क्वेश्चन कर रखे हैं, मान लो किसी ने एवरेज के 800 क्वेश्चन करवा दिए तुम्हें, और तुम सोच रहे हो कि मैं 1 दिन में 800 क्वेश्चन रिवाइज कर लूंगा, कुछ नहीं होने वाला। फिर तुम बिल्कुल बर्बाद कर चुके हो सब कुछ, क्योंकि 800 क्वेश्चन कौन रिवाइज कर सकता है? उसके लिए तो फिर तुम्हें 10-15 दिन चाहिए एक चैप्टर के अंदर। तो अगर 10-10, 15-15 दिन रिवीजन के लिए मिलने लग गए तो फिर तो हो गया काम, है ना। इतनी देर में पिछला भूल जाओगे, फिर उसको रिवाइज करने जाओगे। तो कभी भी जो आपको नोट्स आपके होने चाहिए ऐसे होने चाहिए कि जिसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन हो, 100-150 क्वेश्चन हो, उससे ज़्यादा क्वेश्चन ना हो, और उन 100-150 क्वेश्चन में आपके सारे कॉन्सेप्ट, सब चीज़ें कवर्ड हो, हर चीज़ कवर्ड हो। वही हमारा मेन पॉइंट है कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन करके तो कभी किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ना ही आगे होने वाला है, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि आपको अपनी चीज़ को कंसाइज करना ही पड़ेगा, तभी आप उसको बार बार रेपिटेशन मोड में लेके आ पाओगे। क्योंकि एसएससी कोई यूपीएससी नहीं है कि आपको अपना दायरा बढ़ाता ही जाना है। आपको यहाँ पे अपना दायरे को लिमिटेड करके सारे कंटेंट को करना है, लेकिन एक लिमिटेड कंटेंट बनाना है ताकि उसको बार बार रिवाइज आप कर पाए, ठीक है भाई। तो ये चीज आपको कंटिन्यूटी में करना है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। रिवीजन बार बार आपको करनी है और मॉक टेस्ट बार बार देने हैं, तभी आपका होगा। नहीं तो अगर कोई बच्चा नहीं कर रहा है रिवीजन, कोई नहीं दे रहा मॉक टेस्ट, तो नहीं हो पाएगा वो। सिंपल सी बात है आपकी। तो टारगेट रखना है, आज ये चीज़ कंप्लीट करनी है, आज ये करनी है। अगर लंबी चीज़ है तो हो सकता है आप 4 दिन में करें, 5 दिन में करें, जैसे भी आपकी स्पीड है, कि आज इतना पोर्शन खत्म करना है तो करना है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरह से टारगेट्स फिक्स कीजिए, उसी को टाइम टेबल बोलते हैं। बेस्ट कोर्स की मैं बात करूं तो किसी को कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं सारे का सारा कंटेंट फ्री में दे चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं बार बार बोलता हूं। और आपके पास अगर इतने पैसे नहीं है तो क्यों, काहे को कोर्स लेना है, किस चीज़ के लिए कोर्स लेना है? तुम्हारे पास अगर ज़्यादा पैसे हैं तो तुम 10-15 टीचरों का कोर्स ले लो, फिर मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि इससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी होगी, है ना। लॉकडाउन के बाद वैसे ही बर्बाद हो रहे हैं हम लोग। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो फिर तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जो ऑलरेडी लुटे हुए हैं, बेचारे बर्बाद हैं। तो फिर बेरोजगार हो, है ना, पैसे हैं नहीं तुम्हारे पास, तो फिर क्यों बर्बाद करना चाहते हो अपने पैसे और समय दोनों? क्योंकि 10-15 टीचरों का तुम वैसे भी नहीं पढ़ पाओगे। सिंपल सी बात ये है। तो इसीलिए तुम्हें एक हिदायत देता हूँ कि एक टीचर से पढ़ लो, तसल्ली से पढ़ लो, जो वो करवा रहा है वो सारा कर लो, सिलेक्शन तुम्हारा आराम से हो जाएगा। बाकी तो तुम्हारे रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, इन सब पे डिपेंड करता है। टीचर का काम तो होता है सारे का सारा कंटेंट डिलीवर कर देना, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। और सारे का सारा मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है जाके चेक कर लेना, तुम्हें मिल जाएगी। उसको करने बैठो, सब कुछ हो जाएगा। आज की डेट में भी अगर शुरू करोगे तो कर सकते हो तुम, इतना मैं गारंटी देता हूँ। 150-200 घंटे का कंटेंट है, करो उसको, ठीक है भाई। अभी वो चल रहा है बैच पूरे का पूरा। अगला चैप्टर रेशो एंड प्रपोर्शन होगा, 3-4-5 दिन के अंदर आ जाएगा। वो भी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी उसको भी बनाने की। और पूरा कंटेंट, पूरा चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर दिया हुआ है, यही खास बात है उस कंटेंट की, ठीक है जी।
तो यही सारे टॉपिक्स थे जो मुझे लगता है कि कवर करने ज़रूरी थे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं अगर बात करूँ तो एडवांस के अंदर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को छोड़ के सारे का सारा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। अब आप सोचें कि मैं अलजेब्रा छोड़ जाऊं तो कुछ नहीं पता कि वहाँ 10 क्वेश्चन अलजेब्रा के आ जाएं। देखिए 7 से 8 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। ऐसी ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं इनमें से छोड़ सकते तुम लोग। किसी के भी 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आ जाएंगे, किसी के 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा। तो इसीलिए एडवांस सारे का सारा बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट हो गया। सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कम वेटेज मैं देता हूँ क्योंकि कभी आ जाता है उसका क्वेश्चन, कभी नहीं आता है। तो उसको ये नहीं कह रहा कि छोड़ना है, छोड़ना नहीं है, करना है। ऐसी हाइट एंड डिस्टेंस है, छोड़ना नहीं है, करना है, लेकिन एंडिंग के लिए रख सकते हो। ज़्यादा उसमें टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। उसका क्वेश्चन कोई हवा वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, उसके अंदर नॉर्मल क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अब हाइट एंड डिस्टेंस और इसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अगर कोई बंदा बोले कि मैं 500 क्वेश्चन करूंगा, रिवीजन मोड में डालूंगा, तो वो बेवकूफ़ है ना, फिर वो करने की अपने को कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात ये है। अब इसके अलावा अगर मैं बोलूँ परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, ये सारे के सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सिंप्लीफिकेशन, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं आज की डेट में। तो वो सारे के सारे आपको करने हैं। ऐसे ही एवरेज जो है, ये भी एक छोटा चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। इसको तुम निपटा सकते हो, इसके क्वेश्चन बड़े आसान रहेंगे और इजीली तुम कर सकते हो। ठीक है। वो सारे के सारे मैंने करवा रखा है आपको, आप देखिए सब अवेलेबल है यहाँ पे इस चैनल पे। ठीक है जी। तो और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इनका क्या है कि चैप्टर थोड़े लंबे हैं लेकिन वेटेज थोड़ी कम है। हो सकता है 3 क्वेश्चन आए इनके या 4 क्वेश्चन आए, लेकिन और ये भी कोई गारंटी नहीं कि इनका निकल जाए, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा इंसर्ट कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो ऐसा मान के नहीं चलना है कि नहीं होगा तुमसे, हो सकता है। ये मैं सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी बेसिस पे बोल रहा हूँ। और हो सकता है कि बहुत आसान है, हो सकता है कि बहुत डिफिकल्ट भी इसको डाल दें। तो वो किसी भी एंगल से पेपर जैसा भी देगा वो। ठीक है भाई। तो ये सारी की सारी बात है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अच्छा, टाइम वर्क जो है उसमें से पक्का आना ही आना है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है उसमें से आना ही आना है। ये सब कोई बताने वाली चीज़ें तो है नहीं है। एजिस का और पार्टनरशिप का जरूरी नहीं है कि सवाल आए। ठीक है। तो वो एक थोड़ा सा लो वेटेज होगी उसकी, है ना। अब ऐसा नहीं है कि कोई बंदा बोले कि मैं पार्टनरशिप के 500 सवाल करूंगा, है ना, तो वो बेवकूफ़ है। फिर समझ रहे हो मैं किस एंगल में बात कर रहा हूँ आपको। मैं रिवीजन मोड में कैसे उन चीज़ों को डील करना है वो बता रहा हूँ। अगर ज्योमेट्री में कोई बंदा बोले कि मुझे 500 सवाल रिवाइज करने, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। मेंसुरेशन में बोलेगा बहुत बढ़िया चीज़ है। टाइम वर्क में बोलेगा कि मुझे 200 सवाल रिवाइज करने, बहुत बढ़िया चीज़ है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में बोलेगा बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन अब कोई अगर बोले कि मेरे को पार्टनरशिप में करना है, तो समझ रहे हो ना उस एंगल से कि मेरे को पार्टनरशिप में 200 सवाल करने क्यों करने हैं भाई, तुझे से 200 सवाल आएंगे ही नहीं इतने, है ना। तो वो उस हिसाब से आप वेटेज को बना के डिवीजन कर सकते हो अपनी रिवीजन का डिवीजन। अच्छा, पेपर का जो लेवल होता है वो किस हिसाब से सेट होता है। देखिए आप कि कोई भी पेपर है, 100 सवाल हैं जैसे एसएससी के अंदर, तो इसमें से आप देखिए कि 30 क्वेश्चन तो आपके एकदम इजी रहेंगे। ठीक है। 40 क्वेश्चन आपके मॉडरेट रहेंगे। मॉडरेट, ये इजी, ये मॉडरेट 40 क्वेश्चन। ठीक है। अब जो बचे हुए 30 क्वेश्चन हैं, ये जो 30 क्वेश्चन है ये डिसाइडिंग फैक्टर हैं कि पेपर टफ है या आसान है। ये जो चीज़ है ये लगभग हर पेपर में उठा के देख लेना सेम ही रहेगी। 70 क्वेश्चन जो है इसी तरह के रहेंगे। लेकिन ये जो 30 क्वेश्चन है ये डिसाइड करते हैं कि पेपर आसान है कि मुश्किल है। अगर ये 30 के 30 क्वेश्चन को मैं हार्ड डाल दूं तो आप बोलेंगे कि पेपर इज वेरी हार्ड। क्यों? क्योंकि 30 क्वेश्चन छोटे नहीं होते, बहुत बड़े होते हैं। 30 क्वेश्चन का मतलब नंबर कितने हो गए? 60 हो गए। 3 दूनी 6। ठीक है। 60 नंबर में से अगर कोई बंदा ये सोचे, मान लो कि कोई बच्चा ये सारे क्वेश्चन कर भी दे तो 140 ही कर पाएगा इस स्कोर। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इससे मैक्सिमम स्कोर 140 कर पाएगा और यहाँ पे 60 का स्कोर कर पाएगा। तो अगर इसमें से बच्चा अटैम्प्ट ही नहीं कर पाया कुछ तो उसका स्कोर 140 ही रह जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन या फिर कहीं कि 20 क्वेश्चन डिफिकल्ट हुए, अगर 20 क्वेश्चन हुए तो उसको मैं हार्ड बोलूँगा। अगर 10 क्वेश्चन हुए तो उसको मैं मॉडरेट टू हार्ड बोल सकता हूँ। मॉडरेट टू हार्ड क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इन 30 क्वेश्चन में से बाकी जो 20 क्वेश्चन है वो मॉडरेट टू हार्ड के बीच के हों, हार्ड भी ना हो मॉडरेट भी ना हो। तो इस तरह से पेपर को डिज़ाइन किया जाता है ना। लेकिन इस चीज़ में अपने को घुसना नहीं चाहिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं निकलता है कि कोई बंदा ये सोच के चले कि 140 तो मेरे आएंगे ही आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तुम्हारे आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर स्पीड, एक्यूरेसी, कंटेंट, किस लेवल के आप पर्सन हो, है ना। तो वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। आपको बार बार प्रैक्टिस मोड में खुद को डालना पड़ेगा। हो सकता है आप डिमोटिवेटेड फील करते हो, मॉक में उतने नंबर ना आते हो, लेकिन उसका कोई भी
उपचार नहीं है, कोई भी दूसरा इलाज नहीं है, आपको बार बार वो करना ही पड़ेगा। एनालिसिस प्रॉपर कर करके आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं और उसको गैप को फिल करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। ठीक है भाई, उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने भी आपकी क्वेरीज थी एसएससी सीजीएल टीयर 2 के रिगार्डिंग, वो सारी मैंने अच्छे खासे तरीके से कवर कर ली हैं और आपको अब कोई दुविधा नहीं रही होगी। बस आपको क्या करना है, आप तैयारी शुरू करनी है, जो नहीं कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी कीजिए, ज़बरदस्त तरीके से रिवीजन मोड में डालिए खुद को, ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चंस कीजिए, बार बार मॉक टेस्ट दीजिए, तभी आप परफेक्शन की तरफ एक कदम आगे बढ़ पाएंगे। और जिसका कंटेंट पूरा नहीं है, जिसको किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत आती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ अवेलेबल है इस चैनल के अंदर, और करो और सिलेक्शन लो। ठीक है भाई, चलिए ठीक है, आप लाइक शेयर सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड सी यू।